नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, और यह जो मॉड्यूल है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का यह मॉड्यूल है। तो इसमें आज हम सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 अपवाह जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी है। आर विकल्प इसका सही है। दूसरा है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, तो यह देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तीसरा है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है, तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है। चौथा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। पांचवा है निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है, यह श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। आ नंबर का विकल्प सही है। जो छठवां है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया जाता है, तो यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सातवां है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आठवां है नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो यह 12 नंबर का विकल्प इसका सही होगा, मैदानी भागों में। नौवां है निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है, तो यह लोकताल या लोकटक झील जो है कि अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। बा विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे 10वां है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में हुआ है। 7 नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम यमुना। दूसरा है खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ लिखेंगे हम सुंदरवन। तीसरा है सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर मिल जाती है, तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। चौथा है भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी खालिस्तान नदी की है, तो भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो गंगा नदी की है, खालिस्तान में लिखेंगे हम गंगा। पांचवा है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा खालिस्तान से खालिस्तान की ओर है, इसमें हम लिखेंगे पश्चिम से पूर्व। छठवां है गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिमनद से माना जाता है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद से माना जाता है, यहाँ लिखेंगे हम गंगोत्री। सातवां है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। आठवां है कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में खालिस्तान से है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर से है। नौवां है अमरावती हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। 10वां है अंतर्देशीय अपवाह है खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे यहाँ लिखेंगे हम अर्ध शुष्क, ये अर्ध शुष्क लिखा है। तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे सत्य असत्य कथन है। पहला है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है, ये कथन सत्य है। दूसरा है किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है, ये सत्य है। तीसरा है भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, यह कथन भी सत्य है। चौथा है देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ये गलत है। चौथा क्वेश्चन ये हमारा गलत यानी असत्य हो जाएगा। पांचवा है यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, ये कथन सत्य है। छठवां है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, यह कथन भी सत्य है। सातवां है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आठवां है नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ये कथन भी सत्य है। नौवां है वूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह कथन भी सत्य है। और 10वां है गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये कथन असत्य है। तो ये सत्य असत्य कथनों में आप देखेंगे चौथा और 10वां जो है असत्य है, बाकी सब कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ में 2 कॉलम है, खंड का और खंड खा। सही जोड़ी बनानी है। झेलम नदी को हम मिलाएंगे पीर पंजाल श्रेणी से, आप यहाँ देख रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी, ये हमने सामने यहाँ लिखा है। व्यास नदी का होगा रोहतांग दर्रा। सतलुज नदी राक्षस ताल। रावी नदी शेषनाग झील। और चिनार जो है चंद्रभागा। ये जोड़ियाँ हम इस प्रकार से मिला लेंगे। पांचवा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में दीजिए। यहाँ हमें एक वाक्य या एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है
कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी ब्रह्मगिरी से है। दूसरा है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। तीसरा देखें ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। चौथा है राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो यह हरी के बैराज से निकाली गई है। पांचवा प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। छठवां है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है? तो भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी का नाम है लूनी नदी, यानी महत्वपूर्ण नदी है लूनी। सातवां है लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है? तो लद्दाख गिलगिट से बहने वाली नदी का नाम है सिंधु नदी। आठवां है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। नौवां देखें पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। 10वां है पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर 0.03% पानी जो है वो शुद्ध है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? यह परियोजना मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। आगे है 12वां प्रश्न गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। गोखुर झील का उदाहरण है वूलर झील। 13वां है भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। तो भारत की लैगून झील का नाम हमने यहाँ चिल्का, पुलिकट और कोलेरू झील, ये झीलें जो हैं वो लैगून झीलें हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिंगा मक्की झील कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में है। आगे है भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम। तो यहाँ मीठे पानी की झीलों के नाम है वूलर झील और डल झील। आगे देखें अगला प्रश्न है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। आगे देखें अगला प्रश्न है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदी जो है वो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इसका उत्तर है गंगा की दो प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। यह उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे अपवाह तंत्र से क्या आशय है? अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे नमामि गंगे परियोजना क्या है? इसका उत्तर है नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, यह शामिल है। आगे देखेंगे आप चौथा प्रश्न है भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम। तो वूलर झील और लोनार झील, हमने ये दो प्रमुख झीलों के नाम यहाँ लिखे। पांचवा प्रश्न डेल्टा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समुद्री मुहाने पर नदी निक्षेपण क्रिया के द्वारा मिट्टी एवं बालू के महीन कणों से निर्मित अवसाद की त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। ये डेल्टा की हमने यहाँ परिभाषा लिखी। आगे देखेंगे छठवां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियों के नाम लिखी। प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियां हैं गोदावरी एवं कृष्णा। ये हमने यहाँ इसके नाम लिखे गोदावरी एवं कृष्णा। सातवां है सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखिए। सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर झील तिब्बत के पास। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री हिमानी। आठवां प्रश्न है जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। वह उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है। नौवां है कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? इसका उत्तर है नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। 10वां प्रश्न नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। 11वां प्रश्न करेंगे लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? इसका उत्तर है तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं गाद की मात्रा बहुत कम होती है। आगे 12वां प्रश्न देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों की दो आर्थिक महत्व लिखिए। इसका पहला महत्व हमने लिखा है सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा पर्याप्त जल उपलब्धता। दूसरा है अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण।
13वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी। इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उथली घाटियों में बहती हैं। दूसरा है आधार तल तक पहुंचने के कारण इनकी अपर्दन क्षमता तीव्र नहीं है। 14वां प्रश्न देखेंगे भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में कोई दो अंतर। यहाँ हमें उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में कोई दो अंतर लिखना है। हमने पहला अंतर यहाँ लगाया, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है इन नदियों में कम जलप्रपात पाए जाते हैं। तीसरा है उत्तर भारत की नदियां यातायात अनुकूल हैं। दक्षिण भारत की नदियों की देखें आप यहाँ विशेषता, यह नदियां पश्चिमी घाट, अमरकंटक, सतपुड़ा श्रेणी और छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। यहाँ आप पठार कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है इन नदियों में अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। और तीसरा है दक्षिण भारत की नदियां यातायात के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखेंगे 15वां प्रश्न है नदी प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। नदी प्रदूषण को कम करने के दो उपाय हमने यहाँ लिखे। औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा पॉइंट है सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। आगे देखेंगे 16वां प्रश्न है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। दो बिंदु लिखिए। पहला बिंदु लिखा है हमने पानी की प्राप्ति और दूसरा लिखा है उपजाऊ मृदा एवं सिंचाई। 17वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। हमने लिखा है पहला नौका वाहन, नौकायान के माध्यम झीलों से धन व आय की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है मछली की प्राप्ति होती है। तीसरा है जलीय खेलों का आयोजन होता है। चौथा है शहरों एवं नगरों में जल आपूर्ति होती है। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने अपवाह तंत्र अध्याय 3 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।